वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज़। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने इसमें आपको कल के वीडियो में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी, और आज मैं बिंदुसार का बेटा अशोक के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। ठीक है, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो देखो। पहले देखो क्वेश्चन देखो, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है अशोक हुआ। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। यानी कि अशोक के पिता का कभी काल नाम भूल जाता है, तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, ध्यान रखना। ठीक है, अशोक हुआ जो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कब बैठा गद्दी पर? तो 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था वो? अवंती का। अवंती मैंने आपको बताया था महाजनपद में मैंने आपको पढ़ाया था। अवंती किसकी राजधानी थी? उज्जैन की। ठीक है, तो गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मास्की एवं गुर्जरी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो मास्की एवं गुर्जरी अभिलेख में। ठीक है, मास्की एवं गुर्जरी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकावर्धन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक राजा बनने के बाद, जब अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में जब गद्दी पर बैठा, तो उसके 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, कलिंग आज के वर्तमान समय आप उड़ीसा को बोलते हो। ठीक है, और उसने वहां पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके उन्होंने वहां की राजधानी, अशोक ने वहां की राजधानी तोसली को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, यानी कि वहां पे वो युद्ध जीत गया अशोक। लेकिन युद्ध जब उन्होंने युद्ध जीतने के बाद जब राजा अपनी सेना का भ्रमण करता है, यानी अपनी सेना को देखता है, तो वहां पे बहुत सारे सेनापति जो है घायल हुए थे, कुछ मर गए थे, है ना, बहुत सारे सेनापति। और उनकी जो विधवा पत्नी थी वहां पे आके बहुत ज़्यादा रो रही थी। ठीक है, तो ये सब अशोक को देख के अशोक का हृदय पिघल गया। ठीक है, और अशोक ने वहां से कसम खा ली कि मैं आज के बाद कोई सा भी युद्ध नहीं करूंगा। तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कोई सा भी युद्ध नहीं किया, और उस युद्ध के बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। आपको मैं एक चीज़ और याद दिलवा दूं कि जो अशोक के जो दादा थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने जैन धर्म धारण किया था अंतिम समय में, और अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। ठीक है, और अशोक की जो माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, ये सुभद्रांगी लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक बौद्ध धर्म का इतना बड़ा जो है प्रचारक बन जाता है कि वो ना अपने जो है पुत्र महेंद्र, उनके पुत्र का नाम, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा होता है। ठीक है, और उन्हें भेज देता है श्रीलंका भेज देता है, और कहता है तुम दोनों श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। ठीक है, तो ये भी जो है पॉइंट आता है, अशोक ने अपने जो है पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शिलालेख का जो प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। जो भारत में सबसे पहला शिलालेख किसका मिला? अशोक का मिला। ठीक है, और कौन सी जो है भाषा मिला? तो जो ब्राह्मी भाषा में, खरोष्टी भाषा में, और ग्रीक में, और अरमाइक भाषा में जो है इनके जो है प्रमाण मिला अशोक का। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो है ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, जो इनका भाषा का प्रमाण मिला वो मिला अफगानिस्तान में। ठीक है, और अफगानिस्तान में इनके शिलालेख मिले, अभिलेख मिला आप बोल सकते हो। ठीक है, और जो ये खरोष्टी लिपि है वो आपके मिले उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के अंडर में। ठीक है, और जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख है वो अपने भारत के अंडर में मिले। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, या फिर आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये बताओ कि कौन सी जो है अशोक की कौन सी भाषा में अभिलेख नहीं लिखे गए हैं। ऑप्शन आपको ये 3 में से 3 दे देंगे, और एक अलग ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से बताना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने की थी। आप देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे। अब देखो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जो अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, ठीक है, तो फैन थेलर। कब की थी? 1750 में। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप। कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जेम्स प्रिंसेप। खोज की थी इन्होंने, फैन थेलर ने, 1750 में। लेकिन पढ़ा किसने था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। कब पढ़ा था? 1837, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार अशोक के बारे में पूछता है, तो आप ये लगा लो कि इनके ये क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अशोक के काल का है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी अशोक के काल में। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी क्या थी? ग्राम। ठीक है, और उसका मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था। उस ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो है कौटिल्य, यानी चाणक्य जैसा आप बोलते हो। ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो राजनीतिक का। ठीक है, और जो इसमें गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आपको बता दूं, जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी जो करते थे, उस व्यक्ति को संस्था कहा था। सपोज डेट कोई एक व्यक्ति एक ही स्थान पर रह के गुप्तचरी काम करता है, तो उस व्यक्ति को संस्था कहा जाता था। उस व्यक्ति क्या कहा जाता? संस्था। और एक दूसरा व्यक्ति जो कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, ठीक है, घूम कर गुप्तचरी करता था, उससे संचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संचार। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता? राजुक। ठीक है, ध्यान रखना, जो वहाँ पे न्यायाधीश, जो न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें राजुक नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि वो जो कि राजा के अंडर में रहती थी, उसे कहते थे सरकारी भूमि। ठीक है, उसको क्या कहा जाता? सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक बोला जाता था। अदेव मात्रक भूमि। ठीक है, ध्यान रखना, जो जहाँ पे बिना वर्षा की अच्छी खेती, जिस भूमि पर अच्छी फसल उगती थी, उस भूमि को अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। अदेव मात्रक भूमि। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है पेपर में। आप अगर जो पेपर उठा के, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी देखा था, ये क्वेश्चन आया पड़ा था। ठीक है, तो मेगास्थनीज, ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, और ऑप्शन दे रखा था उसमें 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 7 वर्गों में विभाजित किया था। ध्यान रखना, कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, अशोक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का विनाश करने के लिए, देखो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, जो है जब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, अब घनानंद का जो विनाश करने, घनानंद एक बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। ठीक है, उसका जब मन करता था किसी को भी कुछ भी मतलब मरवा देता था, या फिर उसे कैसी भी उसको सज़ा दे देता था अपने मन से। तो एक तरफ से क्रूर शासक था, जनता का अप्रिय शासक था घनानंद। ठीक है, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली थी इनको परास्त करने के लिए। कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली, और प्लस में जो है क्या बोलते हैं, चाणक्य ने सहायता दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, घनानंद को परास्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो मौर्य वंश 137 वर्षों तक रहा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मौर्य जो वंश है कितने साल तक रहा था, तो कम से कम इसका 137 साल तक मौर्य वंश चला था। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। देखो अब देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, भागवत पुराण क्या कहता है कि इसमें मौर्य वंश में 10 राजा हुए, लेकिन वहीं वायु पुराण कहता है कि नहीं, मौर्य वंश में 9 राजा हुए। आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, पेपर में इससे आपसे दोनों से पूछा जा सकता है, इनमें से किसी एक से पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा थे? 10। और ये बताओ कि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा थे? तो 9 राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा
सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम राजा था बैदरथ था। मैं आपको बता देता हूँ, मौर्य वंश का अंतिम राजा बैदरथ था। उसका जो सेनापति था, बैदरथ का सेनापति, वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अब उन्होंने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि मौर्य वंश है लगातार प्रचलित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इनकी जो नाम है लगातार इनका ऊंचा होता जा रहा है, तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है वो ब्राह्मण साम्राज्य का था, यानी ब्राह्मण जाति का थे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उनके सेनापति थे जो पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बैदरथ की हत्या करके और शुंग वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना कर ली। यानी अपने वो खुद ब्राह्मण जाति के थे और उन्होंने जो है ब्राह्मण मतलब कि एक राजा बन गए, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, फिर देखो, और फिर वो जो है उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर ली। तुमने शुंग है, ठीक है, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है, जो पुष्यमित्र शुंग है ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, सो अब मैं जो है पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा और बिल्कुल डिटेल से यानी विस्तार जानकारी दूंगा पुष्यमित्र शुंग के बारे में कल की वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।